So good evening students. Again I am standing in front of you and again I am start this chapter where we have left on yesterday. So हमने डिस्कस क्या किया था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. बेसिकली तीन फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के. तीन फैक्टर्स होते हैं लैंड, लेबर एंड कैपिटल. कैपिटल हैज बेसिकली टू डिविजन्स, फिजिकल कैपिटल एज वेल एज ह्यूमन कैपिटल. अब ह्यूमन कैपिटल इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करेंगे. ऑलरेडी आई हैव फोरटोल्ड यू अबाउट दिस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज पीपल एज रिसोर्स. सो इस चैप्टर में जो हम फैक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं लैंड, लेबर, कैपिटल में भी फिजिकल कैपिटल जिसमें दो पार्ट्स होते हैं. फिजिकल कैपिटल में दो पार्ट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं. बट हाँ, इसमें जो चीज रह गई थी, जो चैप्टर, कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कहते हैं कि अरे सर वो चीज छूट गई, तो उसमें जो रह गया, जो कैपिटल का जो पार्ट रहा कि ये सारे कैपिटल्स कब यूज में आते हैं. जब हम इन सारे कैपिटल्स को पूल अप करते हैं, कल्मिनेट करते हैं एक जगह, एंड इन सारे कैपिटल्स को विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज, आवर स्किल एज वेल एज एंटरप्राइज, दैट इज कंपनी, with our knowledge, with our skills as well as with the help of enterprise brand name, हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस मार्कर, दिस इज सेलो व्हाइट मेट. सो सेलो इज द एंटरप्राइज, सेलो इज द एंटरप्राइज. एग्जाम्पल है, देखिए कॉमन जो हमारी नॉर्मल जो कॉमन लाइफ से आप जो हम लोग डेली लाइफ स्टाइल से अगर एग्जाम्पल्स ले तो ज्यादा बेटर होता है समझना चीजों को. इज दैट क्लियर? चलिए अब इसके आगे हम कुछ चीजें और हैं हम डिस्कस करेंगे बाद में. मैंने पहले ही बताया कि ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तभी यूज में आते हैं जब हम अपनी नॉलेज एज वेल एज एंटरप्राइज इन दोनों को कल्मिनेट करते हैं. सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का यूज कैसे करना है? विद द हेल्प ऑफ आवर नॉलेज एंड एंटरप्राइज ब्रांड नेम होना जरूरी है. सो इनकी हेल्प से हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली वी कैन से दैट. So there is topic, next topic जो आपका लैंड गिवन है टॉपिक. उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक है, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या जो आपके पास लैंड है, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया था, हाइपोथेटिकल स्टोरी है बट हमने इसमें एग्जांपल लिया था. एग्जांपल था पालमपुर विलेज. अगर आप सबसे पहले देखें पालमपुर विलेज किसको रिसेंबल करता है? ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मींस इमेजिनरी, काल्पनिक, मतलब रियल में एग्जिस्ट नहीं करता. मैंने आपको पहले भी कहा कि ऐसे नाम एग्जिस्ट करते हैं बट ऐसा विलेज एग्जैक्टली जो विलेज इसमें डिस्कस किया गया ऐसा कोई विलेज नहीं है. सो अब पालमपुर जो विलेज इसमें गिवन है एक हाइपोथेटिकल विलेज है. तो यहां पे लैंड सस्टेन कर रहा है ऑल दैट. इसमें भी अगला टॉपिक आने वाला है, इसके बाद वाला टॉपिक. बट बिफोर दैट हमारे पास क्या जो लैंड है एग्जिस्टिंग, क्योंकि इनके पास जो लैंड है वो कितनी है? 200 हेक्टेयर. इनके पास लैंड कितनी है? 200 हेक्टेयर लैंड है इनके पास, जो कि फिक्स्ड है. इसमें इंक्रीज नहीं आया. हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सिंस 1960 एज इट इज गिवन इन योर बुक, 1960 से इसमें कोई भी इंक्रीज नहीं आया है. इसमें कुछ लैंड ऐड हुआ था जिसमें वेस्ट लैंड को कल्टिवेबल लैंड में ऐड किया गया, बट वो नेग्लिजिबल और बहुत ही माइन्यूट है इन टर्म्स ऑफ, यू कैन से क्वांटिटी. हम अगर ऐड करते हैं, अगर लैंड की अगर आप मेजरमेंट ऐड करते कि इतना लैंड उसमें ऐड किया गया 200 हेक्टेयर में, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है. दैट्स व्हाई इट इज नॉट मेंशन्ड. सो क्या हम जो फिक्स्ड लैंड है उससे हम ज्यादा ग्रो कर सकते हैं उसी लैंड में से कल्टिवेट करके? सबसे पहली चीज हाइपोथेटिकल स्टोरी है ये. अगर हम इसको रियल लाइफ में देखें तो मेरे पास या आपके पास या हमारे पास अगर लैंड है तो क्या हम सेम पीस ऑफ लैंड में जिसमें हम पहले 100 केजी कल्टीवेट करते थे एक लैंड में, सपोज करें 100 केजी कल्टीवेट करते थे, तो क्या सेम पीस ऑफ लैंड में से मैं 150 केजी कल्टीवेट कर सकता हूं? क्या सेम पीस ऑफ लैंड में से मैं 180 केजी, 200 केजी और मोर देन दैट कल्टीवेट कर सकता हूं? क्या पॉसिबल है? बट हम स्टोरी कब की डिस्कस कर रहे हैं? पास्ट की. ये अभी प्रेजेंट की स्टोरी नहीं है. सो सबसे पहले देखिए, इन चीजों को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना है कि वहां पे क्रॉपिंग सीजन, क्योंकि हाइपोथेटिकल स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी के थ्रू आपको यहां पे जो बेसिक मेजर लाइवलीहुड की एक्टिविटी, इकोनॉमी
के लिए जो मेजर एक्टिविटी है इंडिया में वो क्या है, एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस। सो क्रॉपिंग पैटर्न, रबी क्रॉपिंग पैटर्न 10th में एक टॉपिक है आपका एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 4 10th स्टैंडर्ड में, उसमें सेकंड थर्ड पेज पे आई वुड से, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेज जो बैक साइड है उसमें थर्ड पेज पे क्रॉपिंग पैटर्न नाम से टॉपिक है। क्रॉपिंग पैटर्न कह लो और यू कैन से क्रॉपिंग सीजन, बोथ आर सेम। सो बेसिकली 3 सीजन होते हैं क्रॉपिंग के जो हम इंडिया में कल्टीवेट करते हैं या थ्रू आउट द वर्ल्ड वी कैन से, जितनी भी प्लेसेस में एग्रीकल्चर होता है वो इन्हीं क्रॉपिंग सीजन में क्रॉपिंग करते हैं। नाउ एग्रीकल्चर यू कैन से रबी, खरीफ एंड जायद। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझें, स्लोली समझना है हमें। रबी सीजन विंटर क्रॉपिंग सीजन, विंटर क्रॉपिंग सीजन, ध्यान से दिमाग में इस बात को डाल लीजिए। विंटर क्रॉपिंग सीजन को रबी सीजन कहते हैं। खरीफ सीजन दैट इज मॉनसून कल्टीवेशन सीजन, और यू कैन से रेनी सीजन, जो हम कल्टीवेशन में आफ्टर रेन हम कल्टीवेट करते हैं क्रॉप्स को, दैट इज आफ्टर रेन मीन्स व्हेन मॉनसून रीच इंडिया, क्योंकि हम इंडिया की कल्टीवेशन प्रोसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मॉनसून जब इंडिया में आ जाता है उसके बाद जो हम कल्टीवेशन करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, दैट इज खरीफ सीजन। एंड थर्ड वन इज जायद। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीजन उन्हीं प्लेसेस में कल्टीवेट किया जाता है, मतलब इस सीजन में वही कल्टीवेशन किया जाता है जहां पे एम्पल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है। यहां पे आगे आने वाला है, अभी यहाँ पे क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर के बाद मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जायद सीजन कौन सा है, ये वो सीजन है जो रबी और खरीफ के बीच में आता है। दिस सीजन कम्स इन मिड ऑफ रबी एंड खरीफ सीजन। ये सीजन कब आता है, रबी सीजन के और खरीफ सीजन के बीच में, मींस रबी जहां एंड होता है और खरीफ जहां स्टार्ट होता है उसके बीच का जो टाइम स्पैन है वो सीजन है आपका जायद सीजन। इसमें बेसिकली वाटर फेड क्रॉप्स होते हैं, जिनमें वाटर फेड क्रॉप्स मतलब जिनको वाटर ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, बेसिकली वेजिटेबल्स, क्यूकम्बर, मस्क मेलन, सन मेलन एंड अदर मेलन्स, यू नो, इन सभी को कल्टीवेट किया जाता है, नॉट ऑन लार्ज स्केल, ज्यादा बड़े स्केल पे नहीं किया जाता, दैट इज जायद। सो ये विंटर क्रॉपिंग सीजन है। इन डेप्थ ये इनकी क्रॉपिंग सोइंग टाइम होता है, इनका हार्वेस्टिंग टाइम होता है। सोइंग टाइम इसमें इंडिया में 2 to 3 मंथ्स होता है इसका सोइंग टाइम, क्योंकि वैरी करता है। आपको पता है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मॉनसून एट सेम टाइम, तो इंडिया पे ऐसा तो होता नहीं है कि ऑल ऑफ सडन बादल आए, क्लाउड्स आए और इंडिया पे रेन करना स्टार्ट हो गया। नो, जो क्लाउड्स है इनकी मूवमेंट किसके थ्रू होती है, विंड्स के थ्रू, यानी कि रेन मूव करती है, रेन मूव करेगी तो रेन की मूवमेंट के साथ ही कल्टीवेशन होती है। दैट्स वाई चाहे रबी सीजन हो चाहे खरीफ सीजन हो, दो मेजर सीजन्स की बात करूं तो ये अलग अलग टाइम पे होते हैं, अलग अलग स्टेट्स में। अब अलग अलग स्टेट में अलग अलग टाइम पे होने का मतलब इनकी जो सोइंग टाइम होगी वो अलग होगी और इनकी जो हार्वेस्टिंग टाइमिंग होगी वो अलग होगी। इसलिए 2 to 3 मंथ्स का इसमें स्पैन मिलेगा आपको। जैसे कि इसका अक्टूबर टू दिसंबर रबी सीजन अगर हम काउंट करें तो अक्टूबर टू दिसंबर इंडिया में सोइंग टाइम होता है, बीज बोने का समय, एंड हार्वेस्टिंग पीरियड अप्रैल टू जून। आपकी बुक में जो मेंशन्ड है, बट अप्रैल टू जून दैट्स नॉट पॉसिबल, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया दैट इज नॉट पॉसिबल। नॉर्थ इंडिया में इतना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यू नो दिस टाइम अभी आप देख ही रहे हैं, इस टाइम पे हर जगह हार्वेस्टिंग होने के बाद अब नेक्स्ट सीजन जो खरीफ सीजन आने वाला है, क्योंकि इस बार मानसून काफी अर्ली मानसून है, जल्दी मानसून आ चुका है। चलिए लिव इट, इसको आगे ले चलते हैं। खरीफ सीजन कौन सा है, एडवेंट ऑफ मानसून। आपको अगर कोई पूछे कि खरीफ की सोइंग टाइम क्या है, एडवेंट, दैट इज द बिगिनिंग, मानसून जब इंडिया में आता है। एंड हार्वेस्टिंग टाइम क्या है इसका, सितंबर टू अक्टूबर, विद इन दीज 2 मंथ्स इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। एंड शायद यू ऑल नो, ये पर्टिकुलरली उस टाइम पे होता है जब मतलब यू कैन से मार्च अप्रैल, उसके बाद एंड जून से पहले। लिव इट। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्रॉप्स ग्रोन इन पालमपुर। अब पालमपुर इलेक्ट्रिफाइड विलेज है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इट, मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड विलेज है। यहाँ पे ट्यूबवेल्स हैं जो कि इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड है, इलेक्ट्रिकली रन है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रन किए जाते हैं यहाँ पे। इनिशियली कुछ ट्यूबवेल्स जो यहाँ पे एस्टैब्लिश किए गए थे,
वो किसने एस्टैब्लिश किए थे? गवर्नमेंट ने। देन लोगों ने खुद ट्यूबवेल्स एस्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिए, उन्होंने खुद ट्यूबवेल्स सेटअप किए अपनी फील्ड्स में। नाउ अब ट्यूबवेल से पहले पालमपुर में इरिगेशन का सिस्टम क्या था? किससे फार्मर्स इरिगेशन किया करते थे? पर्शियन व्हील। सो फार्मर्स पहले जब 1960 से पहले आई वुड से, क्योंकि बुक में जो डेट्स मेंशन की गई हैं उन डेट्स के अकॉर्डिंग चले, क्योंकि एक हाइपोथेटिकल स्टोरी ऐसी ली गई है जो एंटायरली इंडिया पे एप्लीकेबल हो, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में 1960 के बाद ही जो मॉडरेशन आया, जो मॉडिफिकेशन हुआ एग्रीकल्चर में, वो 1960s के बाद हुआ। क्यों हुआ? आई विल टेल यू एवरीथिंग अभी इसके आगे, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं। सो पर्शियन व्हील क्या है? पर्शियन व्हील आपने कई बार मूवीज में देखा होगा, एक मूविंग व्हील थी, पर्शिया में यूज किया गया था। पर्शिया प्रेजेंट डे ईरान, पर्शिया प्रेजेंट डे ईरान। बच्चे आप लोग सभी जानते हैं कि आप लोगों ने काफी आप लोग गेम जब खेलते हैं तो उसमें प्रिंस ऑफ पर्शिया एक गेम आता है, प्रिंस ऑफ पर्शिया। तो प्रिंस ऑफ पर्शिया में आपने वो पर्शिया जो नाम सुना है, दैट इज पर्शिया। प्रेजेंट डे ईरान की बात की जाए तो वहां पे एक वुडन व्हील हुआ करती थी, एक वेल हुआ करता, तो वो व्हील रोटेट करती थी और वो पानी को इसमें से यू कैन से जस्ट पिक करती थी, एंड पूरा रोटेट होकर जब वो इस तरफ व्हील इस एंड पे पहुंचता, इस एंड से ये वाटर को पिकअप करना और इस एंड पे ये वाटर को यहाँ पे यू कैन से यहाँ पे डाल दिया जाता था खेतों में, एंड विद द हेल्प ऑफ दोस यू कैन से खेतों में मेड एंड नालियां बनाई जाती हैं जिनसे वाटर पहुंचता है। सो ये पहले था जब ट्यूबवेल यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे बाय द गवर्नमेंट। लेटर ऑन फिर जो फार्मर्स थे उन्होंने खुद ही प्राइवेट ट्यूबवेल्स एस्टैब्लिश कर ली। तो मेजर क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती है? देखिए आपको सीजन वाइज अगर आप डिवाइड कर लोगे ना, इट वुड बी मच इजियर। आई वुड से ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट होगा अगर हम सीजन के बेसिस पे ही यहाँ पे क्रॉप्स को देख लेंगे, ये कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पे कल्टीवेट करते हैं। तो खरीफ सीजन में अब खरीफ सीजन में विलेज पालमपुर में क्या कल्टीवेट किया जाता है? सबसे पहले जैसे कि अभी प्रेजेंट डे जो सीजन चल रहा है, इट वुड बी इजी फॉर अस क्योंकि जून ही चल रहा है, एडवेंट ऑफ मॉनसून। अब आप ज्योग्राफी में आपके 4th चैप्टर, दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर ऑफ एंटायर एसएसटी इन 9th स्टैंडर्ड। आप जो भी चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनमें सबसे डिफिकल्ट टिपिकल चैप्टर है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो उसमें आप पढ़ेंगे वो सभी यूपीएससी लेवल है। आईएएस आईपीएस के एग्जाम्स के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो आप उसमें क्लाइमेट पढ़ते हैं, चैप्टर उसमें भी क्लाइमेट आता है, थोड़ा डेप्थ ज्यादा होती है उसकी। आई विल टेल यू ऑल दोज थिंग्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा दिया जाए। सो लिव इट। चलिए आगे, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। खरीफ सीजन प्रेजेंट सीजन है, तो खरीफ सीजन में सबसे पहले पैडी। ओके, यहां पे ये क्या कल्टीवेट करते हैं? पैडी। कब? खरीफ सीजन, दैट इज जून, यानी कि अभी जो चल रहा है, एडवेंट ऑफ मॉनसून। अपार्ट फ्रॉम दैट ज्वार एंड बाजरा, ज्वार एंड बाजरा। सो कई बुक्स में मैंने देखा, कई चीजें हैं, देखिए ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना रिसर्च करता है टॉपिक्स के ऊपर। पढ़ाते सभी सेम बुक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो अदर टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं इन डिफरेंट स्कूल थ्रू आउट इंडिया, एंड इवन यूपीएससी के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी यही सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। बट इट डिपेंड्स अपॉन द टीचर कि वो क्या सर्व कर रहा है बच्चों को। तो दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। तो पैडी, दैट इज राइस, ज्वार as well as bajra. Bajra is also known as pearl millet. Let me write the name. So that is pearl millet and ज्वार आप सभी जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा सभी ज्वार का इंग्लिश नेम मुझे बताएं, बिकॉज मैं चाहता हूं आपकी एप्लीकेशन, आप भी एप्लीकेट करो ना, आप भी मेरे साथ पढ़ें।
मेरे एफर्ट्स तो ठीक है, बट आपके एफर्ट्स जब मेरे एफर्ट्स के साथ कंबाइन होंगे, देन ओनली वी आर एबल टू कॉन्कर आवर एम्स, आवर गोल्स, जो भी हम चाहते हैं कॉन्कर करना। चलिए लिव इट, ज्यादा डिस्कशन आगे इस चीज को ना बढ़ाते हुए। सो बेसिकली खरीफ सीजन में व्हाट दे यूज्ड टू कल्टीवेट, पैडी, ज्वार एंड बाजरा, पैडी, ज्वार एंड बाजरा। सो खरीफ सीजन जब ओवर हो जाता है, आफ्टर दैट ये इन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर ये पोटैटो कल्टीवेट करते हैं। क्या कल्टीवेट करते हैं? पोटैटो। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे नहीं सर पोटैटो होता है ना। बेटा प्लीज गो एंड चेक इन योर डिक्शनरी, इट इज पोटैटो, इट इज टोमैटो रादर देन। मेरी हैबिट है, मेरे स्टूडेंट सभी जानते हैं कि मैं ज्यादा एम्फोसाइज करता हूं प्रोनाउंसिएशन पे। सो पोटैटो, इट इज पोटैटो। तो दे यूज्ड टू कल्टीवेट पोटैटो इन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, एंड इन दिसंबर दे यूज्ड टू कल्टीवेट। अब दिसंबर कौन सी क्रॉप आ जाएगी सर? रबी क्रॉप। दिसंबर में दे यूज्ड टू कल्टीवेट व्हीट। दिसंबर में ये क्या कल्टीवेट करते हैं? व्हीट कल्टीवेट करते हैं। इज दैट क्लियर? एज वेल एज ये जो 200 हेक्टेयर लैंड है, 200 हेक्टेयर लैंड में से एक पार्ट इन्होंने शुगर केन को डिवोट कर रखा है। इन्होंने शुगर केन को डिवोट कर रखा है। वैसे शुगर केन बेसिकली हम किसी क्रॉपिंग सीजन में नहीं डालते, लेकिन इसको खरीफ सीजन में कल्टीवेट किया जाता है। लेट मी टेल यू, अगर कभी आपसे कोई पूछे शुगर केन किस सीजन में आता है, तो आप बताएंगे खरीफ सीजन। बट ये एक ऐसी क्रॉप है जिसमें मोर देन अ ईयर लग जाता है, मतलब मोर देन, सॉरी लेस देन अ ईयर, बट मोर देन वन सीजन, 6 to 8 months। इस क्रॉप को जब आप कल्टीवेट करते हैं तो इसकी सोइंग 3 to 5 ईयर्स में एक ही बार होती है। शुगर केन की सोइंग 3 to 5 ईयर्स में एक बार होती है। एंड आजकल मॉडर्न डे सोइंग का दे यूज टू डिग द ग्राउंड इन सर्कुलर मैनर। उसके बाद फिर ये बड़ी डिफरेंट वे में आजकल सोइंग कर रहे हैं शुगर केन की। बट इसको आप राइप करते रहें एंड ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट बर्ड्स हैं वो ऑटोमेटिकली इन नेक्स्ट सीजन जब ये ग्रो होते हैं ये अपने आप बाहर आ जाते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू सो इट अगेन फॉर नेक्स्ट सीजन। फॉर 3 to 5 ईयर्स एक ही बार इसको कल्टीवेट, मतलब एक ही बार सो किया जाता है शुगर केन। तो शुगर केन इन्होंने एक पार्ट 200 हेक्टेयर में से एक पार्ट इन्होंने शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए इन्होंने डिवोट कर रखा है। सो अब यहां पे हमने डिस्कस किया अबाउट व्हीट। अब जो व्हीट है, हम व्हीट की कल्टीवेशन जो यहाँ पे पालमपुर में देख रहे हैं, जो लोग व्हीट की कल्टीवेशन करते हैं, तो व्हीट की कल्टीवेशन जो इनके पास सरप्लस अमाउंट है, देखिए कई वर्ड्स आएंगे। सो यहां पे आप देखेंगे कि व्हीट जो एक्सेसिव अमाउंट में व्हीट है इनके पास, एक्सेसिव अमाउंट में ये व्हीट कहां ले जाते हैं? 3 किलोमीटर्स अवे एक प्लेस है, 3 किलोमीटर्स अवे एक प्लेस है रायगंज। ये वहां ले जाके जो इनके पास सरप्लस, मैंने कहा था एक वर्ड, ये थोड़ा सा कंसंट्रेशन लैप्स हो गया था जस्ट बिकॉज ऑफ वॉइस, बाहर से थोड़ी सी वॉइस आ रही थी, इसलिए वो थोड़ा सा एक पॉज आ गया था। सो सरप्लस जो ग्रेन है इनके पास, व्हीट जो सरप्लस होता है इनके पास, ये इसको 3 किलोमीटर जो यहां से इनसे दूर 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे रायगंज एक बड़ा विलेज है, वहां पे ये सरप्लस ग्रेन को सेल आउट करते, व्हीट को सेल आउट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब ये जो शुगर केन है, रॉ शुगर केन, रॉ शुगर केन, या फिर रॉ शुगर केन का क्या करेंगे? शुगर मिल्स में इसको भेजा जाता है, शुगर मिल्स में। इट इज नॉट अबाउट कि इस चैप्टर में मेंशन्ड, बट आई एम टेलिंग यू, क्योंकि शुगर केन से ही शुगर, पहले उसको जूस, यू कैन से, इसको क्रश किया जाता है, उसके बाद इससे जूस निकाला जाता है, फिर इससे जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, मोलासेस, खांडसरी, शुगर है एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो शुगर केन एज वेल एज जैगरी, ये यहां से कहां ले जाते हैं? शाहपुर। सो यहां से सबसे पहले इन्होंने जो कुछ कल्टीवेट किया, अगर इनके पास
रबी सीजन में कल्टीवेटेड जो वीट है इनके पास, अगर वो होता है तो ये रायगंज ले जाते हैं, वो वहां के मार्केट में उसको सेल आउट करते हैं। लेकिन अगर इनके पास जैसे जैगरी है, इन्होंने जैगरी यहाँ पे इन्होंने प्रोड्यूस की, मैन्युफैक्चर की जैगरी, गुड़, जैगरी मीन्स गुड़, एज वेल एज इन्होंने शुगर केन जो इन्होंने कल्टीवेट किया है, तो ये उसको ले जाके कहा सेल आउट करते हैं, ये शाहपुर जो नियर बाय एक स्मॉल टाउन है, टाउन दैट इज कस्बा, सिटी मीन्स शहर, ठीक है, इज दैट क्लियर? सो रीजन बिहाइंड कैपेसिटी टू ग्रो नंबर ऑफ क्रॉप्स। अब आप एक चीज देखें, लेट मी टेल यू, देखिए मेरे को कुछ चीजें डिस्कस करनी जरूरी है, मुझे लगता है ये डिस्कस करनी चाहिए। क्यों? हम एक आइडियल विलेज देख रहे हैं, आइडियल मींस आदर्श, ऐसा इंडिया में अगर आप देख रहे हैं कि ऐसा इंडिया में हर प्लेस में होता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। अगर आप कहते हैं कि अगर पालमपुर की बात की जाए तो ऐसा विलेज कहां है? वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ हरियाणा ऑल्सो। यहां पे ऐसे विलेजेस मिल जाएंगे कि वो इतनी सारी क्रॉप्स इन ईयर कल्टीवेट कर रहे हैं और इतनी वैरायटी में क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहे हैं, सभी क्रॉपिंग सीजन्स में ये कल्टीवेट कर रहे हैं और वैरायटी में भी कर रहे हैं और अच्छी क्वांटिटी में भी कर रहे हैं। सो ये आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि ये विलेज, अगर पालमपुर एक आइडियल विलेज है, हाइपोथेटिकल है बट आइडियल विलेज है, तो ये किसको रिसेंबल करता है, किसको मैच करता है, किसके जैसा है? तो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के आप किसी भी गांव को देख लें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, दैट इज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। अगर आप देखें हमारे लिए बहुत ईजी है, देखिए वी आर फ्रॉम राजस्थान, तो हम हमारे ईस्टर्न पार्ट को देखेंगे, दैट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, दिस इज आवर ईस्टर्न पार्ट। अगर आप बोर्ड को देख रहे हैं, दिस इज राइट साइड इज योर ईस्टर्न पार्ट एंड दिस इज योर वेस्टर्न पार्ट। तो उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट हमारा ईस्टर्न पार्ट है, क्लियर नाउ? सो अब ये इतने सारी क्रॉप्स, इतनी सारी नंबर ऑफ क्रॉप्स एंड नंबर ऑफ क्रॉपिंग सीजन्स कैसे कल्टीवेट कर पाते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, ये 1970s आपकी बुक में मेंशन्ड है, 1970s तक इन्होंने, मिड 1970s means the period in between 1971 to 1980, वो पीरियड 1971 से 1980 के बीच में आएगा, उसको हम 1970s कहेंगे। एस लगेगा, मतलब यहां पे कभी एस लगा हुआ आ गया, दैट मीन्स पीरियड ऑफ 10 years, पीरियड ऑफ 10 years। नाउ अब आप देखेंगे कि ये लोग इतना ज्यादा यहाँ पे जो क्रॉप कल्टीवेट कर पा रहे हैं, क्या रीजन है इसका? वेल डेवलप्ड इरिगेशन सिस्टम, जो कि मिड 1970s में 200 हेक्टेयर जो लैंड है, 200 हेक्टेयर जो लैंड है, एंटायर लैंड ऑफ विलेज पालमपुर, ये फुली इरिगेटेड है, फुल्ली इरिगेटेड। और ये कब हो गया था? इस टास्क को इन्होंने कब तक कंप्लीट कर लिया था? अप टू 1970s मिड, दैट मीन्स 1975 तक, 1975 तक इन्होंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया। एज वेल एज ये ऐसा कर क्यों पाते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। अब ये नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स का क्या बेनिफिट है? नंबर ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स की बेनिफिट आप देखिए, वी ऑल आर फ्रॉम फार्मिंग बैकग्राउंड, आप, मैं, हम सभी फार्मिंग बैकग्राउंड से, हम सभी लैंड ओन करते हैं, एज वेल एज वी ऑल आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल नेशन, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, तो इस वजह से ये हमारी ब्लड में ही है, यू कैन से। सो एक्चुअली मल्टीपल क्रॉपिंग का बेनिफिट क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग, देखिए हर एक क्रॉप जो हम कल्टीवेट करते हैं, हर क्रॉप की जो न्यूट्रिएंट्स के रिक्वायरमेंट है, अगर पैडी को कुछ चाहिए तो वीट को कुछ और चाहिए होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स होते हैं सॉइल में, तो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप लगाएंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट मिनरल कंज्यूम करेगा। एज वेल एज सॉइल है, सॉइल अपने आप को रीजुवनेट, यानी कि अपनी फर्टिलिटी को रिस्टोर खुद कर लेती है, नेचुरल फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन एज वेल एज सॉइल इरोजन। तो यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग से क्या होता है कि जो बैलेंस है मिनरल्स का, जो न्यूट्रिएंट्स का, जो सॉइल की फर्टिलिटी है, वो मेंटेन रहती है विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। ओके, सो आई वुड लाइक टू मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। बिफोर दैट आई हैव टू रब द बोर्ड। इफ यू विल से, क्या जितने भी फार्मर्स हैं इंडिया में, आर दे एबल टू cultivate these many crops? No, they are not, because half of the Indian farmers do not have irrigation facilities, because without water we are not able to cultivate number of crops. Is that clear? Is that clear?
So students, as you can see here, green revolution, जो विलेज पालमपुर है, एक हाइपोथेटिकल विलेज है ये, बट ये ऐसा कैसे कर पाए कि इन्होंने ऑल ऑफ सडन इन्होंने जो ग्रोथ थी, जो क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स ये एक्वायर करते थे, उसको इन्होंने 2.5 टाइम्स कर दिया था. आगे आएगा, अभी आपको पता चलेगा. वो भी 1300 kgs पर हेक्टेयर ये अटेन करते थे, जो कि 3200 kgs पर हेक्टेयर हो गया. वो आएगा, आगे गिवन है, देखिएगा, बुक में चेक कर सकते हैं. बट बिफोर दैट इसमें भी हमने देखा कि वो मल्टीपल क्रॉपिंग के थ्रू विलेज पालमपुर के जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो 75% ऑफ द पीपल हैं जो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे, वो इतना कैसे अटेन कर पाते हैं? विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग. यस, बट इसके अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे. ग्रीन रेवोल्यूशन अभी नेक्स्ट टॉपिक, इसी में डिस्कस करना जरूरी है, मुझे लगा, क्योंकि आप आगे भी पढ़ेंगे और यहाँ पे इसको डिस्कस किया जाना चाहिए. चलिए, वो बताऊंगा मैं बाद में. बट इसमें जो इन्होंने ये एडिशनली पोटैटो एंड ऑल दैट, इन्होंने जो ये स्टार्ट किया है, ये इन्होंने पास्ट 15 to 20 years, past 15 to 20 years as it is given in your book, 15 to 20 years पहले ही इन्होंने ये स्टार्ट किया. बट अकॉर्डिंग टू बुक, ये बुक आपकी कब पब्लिश हुई है? 2006. सो 2006 में अगर हम 2006 से अगर हम डिडक्ट करते हैं 15 इयर्स को, तो इट इज अबाउट 1990. तो 1990 और यू कैन से 1985, 20 इयर्स भी अगर हम बैक जाते हैं तो 1985 और 1990 से इन्होंने ये पोटैटो एंड दैट शुगर केन एडिशनल क्रॉप्स इन्होंने जो कल्टीवेट करनी स्टार्ट किए. बट चलिए इसके आगे चलते हैं हम, ये जरूरी नहीं है इतना. अब हम मेन चीज डिस्कस करते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन. इन हिंदी इट इज नोन एज हरित क्रांति. हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति. सो ये ग्रीन रेवोल्यूशन अगर इंडिया की बात की जाए तो सेकेंड डेकेड ऑफ, अगर आप इसकी बात करें तो इंडिया में सेकेंड डेकेड ऑफ 1960s, हाँ 1960 rather than second decade, second half of that decade, sorry to say that, second half of that decade means 1961 से 1970 का पीरियड. एंड सेकेंड हाफ कहा मैंने, दैट मीन्स 1965 टू 1970. सो जो टाइम है, जो पीरियड है, दैट इज 1965 टू 70. बट इस डिस्कशन से पहले ग्रीन रेवोल्यूशन, ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को लेके कौन आया? ग्रीन रेवोल्यूशन अगर आप किसी भी चीज के बारे में पढ़ते हो तो उसके फादर या यू कैन से उसका प्रिंसिपल जानना जरूरी होता है. तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाए कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग. इन्होंने एक्चुअली, यहां पे दो फाउंडेशंस के नाम बताता हूं मैं आपको, फोर्ड प्लस रॉकफेलर. फोर्ड एज वेल एज रॉकफेलर, इन दोनों फाउंडेशंस की सॉलिडेरिटी के अंडर में इन्होंने मैक्सिको में सबसे पहले इन चीजों पे वर्क करना स्टार्ट किया कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. आई वुड से 1950s 1960s में इन्होंने हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, एज वेल एज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न इरिगेशनल टूल्स, मॉडर्न मैकेनिकल टूल्स, पंप सेट्स एंड ऑल दैट, इन सारी चीजों को इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया, ऐड किया एग्रीकल्चर में, जिससे कि प्रोडक्शन को ऑल ऑफ सडन रेज किया जा सके. फॉर दिस
noble work, he got Nobel Prize. Nobel Prize. In 1970. See, it is not given in your book, but हाँ वही है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कुछ अच्छा ही देना चाहता हूं, कुछ अलग देना चाहता हूं जो उनको कोई ना दे. So he got Nobel Prize in 1970 to do this remarkable, this revolutionary work in agriculture, green revolution जिसको कहा गया. So इंडिया में, इसीलिए इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहना गलत नहीं होगा. इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने वाले कौन थे? MS स्वामीनाथन. MS स्वामीनाथन. हु वाज ही? ये थे कौन? ये भी जानना जरूरी है कि ये कैसे लेके आए. So he was Minister of Agriculture in India. At that point of time, he called Mr. Norman in 1961. डेट याद रखिए. अब मैं इसको कहां रिलेट करूंगा, यू आर नॉट एबल टू इवन इमेजिन. आप नहीं कर पाओगे इमेजिन. चलिए अभी मैं बताता हूं कहां से कहां. देखिए अभी इवन एंटायर आपकी बुक चेंज हो जाएगी, आपकी बुक ही चेंज हो जाएगी जब मैं डेट बताऊंगा. सो ही वॉज मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. he called Mr. Norman in 1961. India was at the verge of famine. इंडिया बहुत बुरी कंडीशन में था उस टाइम पे. अब इंडिया को चाहिए था कि किसी भी तरह से लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए, फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाए. एंड हम ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड से फार्मिंग करते थे जिससे फार्म प्रोडक्शन ज्यादा होती नहीं थी. हमारे यहाँ पे वही पुराने, हम बेसिकली क्या यूज करते हैं, जब हम फर्टिलाइजर्स यूज नहीं करते थे, आज हम फिर दोबारा वी आर रिटर्निंग बैक टू दैट, वापस आ रहे हैं हम उसी पे. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दैट इज खाद, जिसको हम खाद कहते हैं. हाँ, एनिमल डंग, हाँ काउ डंग. बेसिकली हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग एज वेल एज यू कैन से हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट ज्यादा करते हैं इंडिया में. सो हम उसको यूज किया करते थे. इस वजह से जो फार्म प्रोडक्शन थी वो ज्यादा नहीं थी. So he called Mr. Norman Borlaug in 1961. अब मैंने ये 1961 की डेट जो बताई, again I am telling you 1961. अब ये 1961 की डेट all of sudden यहां से हम मूव करते कहां, आपकी पॉलिटिक्स की बुक है, उसमें एक पर्टिकुलर इंसिडेंट दिया हुआ है चाइना का. चाइना ने ड्यू टू famine and starvation in between 1958 to 1961, in between 1958 to 1961, सेम ईयर, दोनों सेम ईयर है. इस बीच में 2 to 3 crore people died in China due to starvation and due to famine. अकाल. उसकी वजह से लोग चाइना में, जो कि एक नेबरिंग कंट्री है, अगर जैसी क्लाइमेटिक कंडीशन वहां परसिस्ट कर रही होंगी उस टाइम पे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहां वही क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पे भी होंगी. अगर वहां पे मॉनसून वीक होगा तो यहाँ पे भी मॉनसून वीक होगा. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट हमने फूड शॉर्टेज फेस की. वहां पे तो बहुत लोग मरे जस्ट बिकॉज ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट मतलब लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी उनके लिए रिस्पॉन्सिव नहीं थी. फॉर दैट रीजन वहां पे इतने लोग मरे थे. बट हमारी गवर्नमेंट तो रिस्पॉन्सिव थी. दैट्स व्हाई MS स्वामीनाथन कॉल्ड हिम टू इंडिया. एंड इंडिया में 1965 के बाद ये हुआ. एंड सबसे पहले जो लेबोरेटरी थी, मैं यही कहूंगा, बुक में भले गिवन है नहीं है डजंट मैटर, बट आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है कि जो इंडिया में एग्रीकल्चर के लिए जो लेबोरेटरी सेट की गई थी, अगर हम कहें लेबोरेटरी, एक पर्टिकुलर स्टेट लेते कि जहां पे सबसे पहले ये टेस्ट किया जाता
कि यहाँ पे एग्रीकल्चरल या फार्म प्रोडक्शन कितनी इंक्रीज हो सकती है विद द इनकॉर्पोरेशन ऑफ दिस पैकेज टेक्नोलॉजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये सबसे पहले इन्होंने जो लैबोरेटरी या ग्राउंड इन्होंने चूज किया था, स्टेट ग्राउंड जो चूज किया था, दैट वाज पंजाब इन्होंने चूज किया। और वहां पे एक पर्टिकुलर वेराइटी, होल्ड ऑन, यहां पे इन्होंने एक पर्टिकुलर वीट की राइस की वेराइटी इन्होंने पर्टिकुलरली, दैट इज IR8। इट वाज सेमी ड्वार्फ ब्रीड IR8। ये राइस की पैडी की एक वेराइटी है जिसको इंडिया में यू कैन से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कल्टीवेट किया गया था, जो कि सक्सेसफुल भी हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ एनॉर्मस प्रोडक्शन इन राइस एंड व्हीट, पर्टिकुलरली इन जुलाई 1968। उस टाइम पे जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने व्हीट रेवोल्यूशन के ऊपर एक स्टैम्प भी जुलाई 1968 में पब्लिश किया था। यू विल स्टडी अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 4। आप चैप्टर नंबर 4 में आप देख सकते हैं, या आपके चैप्टर नंबर 4 में मेंशन्ड है, दैट इज फूड सिक्योरिटी, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स में ही है। सो हियर आई वुड लाइक टू कंक्लूड today's discussion of our this chapter, and before concluding it I'm really happy कि मेरे कई बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं फ्रॉम सीकर। आई एम रियली हैप्पी क्योंकि आई हैव प्रॉमिस्ड देम दैट कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 9th and 10th स्टैंडर्ड में, तो शायद वहां पे फिजिकली प्रेजेंट ना होते हुए भी मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पा रहा हूं, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट।